अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद वे डूइंग डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। तो स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया हुआ था क्लास 10 का चैप्टर नंबर 14 डेट इज़ रिप्रोडक्शन। और इससे पहले मैंने आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और उसकी टाइप्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, और अब हम पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स पढ़ने से पहले सबसे पहले तो आपको मैंने पहले भी डेफिनेशन बताई थी कि देयर इज़ इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर इज़ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। तो अब एनिमल्स, इससे पहले प्लांट्स हमने जो है वो पढ़ लिया कि प्लांट्स में कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। अब एनिमल्स में क्या है कि इसमें भी ऐसी है कि देयर इज़ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। अब मेल और फीमेल गैमेट्स की फ्यूजन कैसे होती है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि गैमेटोजेनेसिस क्या होती है। कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स को, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। अब मेल और फीमेल के गैमेट्स की फॉर्मेशन जो है इसको हम कहते हैं, इस प्रोसीजर को हम कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। ठीक है। अब जो ये अब एक क्वेश्चन आ सकता है कि जो गैमेट्स हैं ये फॉर्म कैसे होते हैं, ये प्रोड्यूस कहाँ से होते हैं। तो इसके लिए हमने पढ़ना है कि स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं गोनर्स। ठीक है। मेल में भी डिफरेंट गोनर्स होते हैं, फीमेल के डिफरेंट गोनर्स होते हैं। मेल के जो गोनर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं टेस्टिस। ठीक है। ये टेस्टिस जो है इसमें से प्रोड्यूस होंगे स्पर्म्स, और इस जो फीमेल गोनर्स है ये प्रोड्यूस करते हैं, इनमें होते हैं ओवरीज, और इसमें से प्रोड्यूस होंगे एग्स। ठीक है। अब द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स बाय टेस्टिस इन फ्रॉम मेल गोनर्स इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस। इसी तरह द प्रोडक्शन ऑफ एग्स फ्रॉम ओवरीज थ्रू फीमेल गोनर्स इज कॉल्ड oogenesis। ये जो स्पर्म्स होते हैं ये हैप्लाइड होते हैं, इसी तरह जो एग्स हैं ये भी हैप्लाइड है। अब इन दोनों के फ्यूजन से जाइगोट जो है वो प्रोड्यूस होगा और वो डिप्लॉइड होगा। इसे हम कहते हैं गैमेटोजेनेसिस, यानी कि द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। मेल गैमीट है, ये फीमेल गैमीट्स हैं, इनकी फॉर्मेशन को हम कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस से कि ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं। जेनेसिस की अगर हम बात करते हैं तो स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होगा कि जो टेस्टिस हैं वहाँ प्रेजेंट होती हैं, टेस्टिस में प्रेजेंट होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट होंगे सेल्स, ये डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने से ये प्रोड्यूस करेंगे स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं स्पर्मेटोगोनिया की, ये एक स्ट्रक्चर है स्पर्मेटोगोनिया। या स्पर्मेटोगोनिया जो है वो इस वक्त डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। ठीक है। 2n को भी हम कह सकते हैं कि ये डिप्लॉइड स्ट्रक्चर ही होता है। तो स्पर्मेटोगोनिया जो है इसके अंदर होगी माइटोसिस, तो माइटोसिस से ये प्रोड्यूस करेगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ये प्रोड्यूस हुआ है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है। इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ने करवानी है म्योसिस 1, और म्योसिस 1 से प्रोड्यूस होगा, अभी तक ये डिप्लॉइड था। ठीक है। अब हो गई है म्योसिस, तो म्योसिस ऑब्वियसली हैप्लाइड हो जाएगा, तो इससे प्रोड्यूस होगा। अब म्योसिस हुई है तो ये प्रोड्यूस करेगा 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और ये हैप्लाइड हो जाएंगे, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये आगे से फर्दर डिवाइड करेंगे, कैसे, इनमें होगी म्योसिस 2, और ये प्रोड्यूस करेंगे स्पर्मेटिड्स। इस तरह 4 स्पर्मेटिड्स जो हैं, एक स्पर्मेटोगोनिया, ये एक एमसीक्यू भी आ सकता है कि एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 स्पर्मेटिड्स प्रोड्यूस हुए हैं। होगा कि इस स्पर्मेटिड्स अभी तक जो है ये नॉन मोटाइल है, मतलब ये के अंदर क्या होगा, चेंजेस आएंगे। चेंजेस कैसे आता है कि न्यूक्लियस जो होता है वो श्रिंक हो जाता है और एक कॉर्नर बनता है, उसे हम कहते हैं एक्रोसोम। इस तरह एक माइटोकॉन्ड्रियल रिंग बनती है और एक टेल लाइक स्ट्रक्चर बनता है। ये मैं आपको एक का बना के दिखाती हूँ। ये इस तरह एक कैप लाइक स्ट्रक्चर बनता है, और ये जो है ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, और ये टेल है। इसमें जो ऊपर ये जो हेड लाइक कॉर्नर बना है इसे हम कहते हैं एक्रोसोम, और ये अंदर जो है वो न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस श्रिंक होकर इस फॉर्म में प्रेजेंट हो गया है, और इस रिंग को हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल रिंग, और ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं टेल। अब ये मोटाइल फॉर्म में है स्पर्म। ठीक है। इसी तरह इसका प्रोड्यूस होगा, इसका और इसका। ये इस तरह जब चेंजेस आ जाती हैं तब ही स्पर्म जो है वो मोटाइल फॉर्म में होता है, और ये तब ही मूव कर सकता है। इसके अलावा अगर स्पर्मेटिड्स की फॉर्म में होगा तो ये मूव नहीं करता। तो स्टूडेंट्स, एक स्पर्मेटोजेनेसिस की अगर हम बात करते हैं तो एक स्पर्मेटोगोनिया में सबसे पहले माइटोसिस होगी, माइटोसिस के बाद म्योसिस 1, देन म्योसिस 2, और फिर उसके बाद जो है वो स्ट्रक्चर स्पर्म्स प्रोड्यूस होंगे। अगर जो हमारे पास स्पर्मेटोगोनिया होता है ये डिप्लाइड होता है, मतलब 2n है। माइटोसिस होगी तो प्राइमरी ओसाइट है, ये भी 2n है। उसके बाद म्योसिस के बाद हैप्लाइड, सारे जो स्ट्रक्चर्स आगे प्रोड्यूस होंगे वो हैप्लाइड होंगे। ठीक है। ये म्योसिस के बाद जो है वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स प्रोड्यूस होंगे, ये दोनों हैप्लाइड है। इसके बाद म्योसिस 2 के बाद जो स्पर्मेटिड्स प्रोड्यूस हुए हैं ये भी हैप्लाइड है, और जो स्पर्म प्रोड्यूस हुआ है वो भी हैप्लाइड है। ठीक है। जेनेसिस की तो जिस तरह मेल गोनर्स जो हैं टेस्टिस हैं, इस तरह फीमेल गोनर्स जो हैं वो ओवरीज हैं। ओवरीज में जो स्ट्रक्चर हैं फोलिकल्स, उसमें प्रोड्यूस होते हैं सेल्स, ओगोनियम। ठीक है।
ये ओगोनियम, इसके अंदर बिल्कुल जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस में सबसे पहले माइटोसिस हुई थी, इस तरह इसके अंदर भी माइटोसिस होगी। इससे प्रोड्यूस होगा प्राइमरी ओसाइट, बिल्कुल स्पर्मेटोजेनेसिस की तरह। उसमें स्पर्मेटोसाइट प्रोड्यूस हुआ था, इसमें प्राइमरी ओसाइट जो है वो प्रोड्यूस होगा। अब ये जो प्राइमरी ओसाइट है इसके अंदर फिर होगी म्योसिस 1, और म्योसिस 1 से ये प्रोड्यूस करेगा सेकेंडरी ओसाइट और पोलर बॉडी। ये जो चीज़ है इसे हम कहते हैं पोलर बॉडी, सेकेंडरी ओसाइट, ठीक है। और अब आपने पढ़ा था कि ये डिप्लाइड है ओगोनियम, उसके बाद प्राइमरी ओसाइट भी डिप्लाइड था, अब म्योसिस होने के बाद ये हैप्लाइड हो गया, ठीक है, और पोलर बॉडी भी हैप्लाइड है, ठीक हो गया। अब इसके अंदर फिर फर्दर जो है वो होनी है म्योसिस 2। म्योसिस 2 होगी तो ये प्रोड्यूस होगा एक्स सेल, और ये जो है साथ पोलर बॉडी, ये भी पोलर बॉडी और ये भी पोलर बॉडी, ये पोलर बॉडीज़ हैं, और ये एक्स सेल है। एक्स सेल भी कह सकते हैं, ओवा भी कह सकते हैं, और ये हैप्लाइड होगा, ठीक है। और ये जो है ये पोलर बॉडीज़ हैं। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ओजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस के दरमियान अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो स्ट्रक्चर इनका यही है कि सबसे पहले माइटोसिस होनी है, फिर म्योसिस 1 एंड देन म्योसिस 2 प्रोड्यूस होनी है। ये तो अभी तक तो सिमिलैरिटीज़ हैं, लेकिन इनके डिफरेंस जो आता है वो आता है सेल का आता है, जो प्राइम इसमें ओसाइट्स प्रोड्यूस होते हैं, उसमें स्पर्मेटोसाइट्स प्रोड्यूस होते हैं। इसमें स्टार्टिंग के स्ट्रक्चर डिप्लाइड है, प्राइमरी ओसाइट भी डिप्लाइड है। स्पर्मेटोजेनेसिस में भी ये था कि स्पर्मेटोगोनियम और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लाइड थे, उसके बाद म्योसिस होने के बाद जो स्ट्रक्चर्स हमारे पास आते हैं वो हैप्लाइड हो जाते हैं, और उसमें भी ये था कि जो स्ट्रक्चर्स आए थे वो हैप्लाइड हो गए थे। तो स्टूडेंट्स इस प्रोसीजर को हम कहते हैं ओजेनेसिस, और जो स्पर्म्स की प्रोडक्शन को हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, और इनकी फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स जो हैं इनको मेल और फीमेल गैमीट्स की फॉर्मेशन को हम कहते हैं गैमीटोजेनेसिस। स्टूडेंट्स अगर हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की, तो मेल और फीमेल गैमीट्स की फ्यूजन को हम फर्टिलाइजेशन को हम कहते हैं कि किस तरह होती है कि इसमें मेल और फीमेल गैमीट्स ने फ्यूज़ होना होता है, इसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब क्या होगा कि फर्टिलाइजेशन जो है एनिमल्स में दो तरह की है, एक है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और एक है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है ये इसमें क्या होता है कि जो मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स फर्टिलाइज आउटसाइड द बॉडी, ठीक है, ये आउटसाइड द बॉडी जो है फर्टिलाइज होते हैं। इसमें मोस्टली अगर हम एक्वेटिक इन्वायरमेंट जो होती है वहाँ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। इसमें क्या होगा कि मेल स्पर्म्स जो हैं वो और जो फीमेल एग्स हैं, ये फीमेल एग सेल्स जो हैं ये दोनों वाटर के अंदर रिलीज हो जाते हैं, और वहाँ किसी भी पॉइंट पर जाकर ये आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं, और वहाँ से डिप्लॉयड ज़ाइगोट जो है वो बन जाता है। लेकिन इसमें रिस्क फैक्टर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ज़्यादा अगर थोड़ी सी हैज़र्ड कंडीशन आ जाती है और इसमें कोई भी, तो ऑब्वियसली जो गैमीट्स हैं वो स्टे नहीं कर पाते और उनकी डेथ हो जाएगी। इसके अलावा लॉस ऑफ गैमीट्स होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, और ये इन्वायरमेंट जो है प्रोटेक्टेड नहीं होती। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज़ नॉट प्रोटेक्टेड, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है ये प्रोटेक्टेड नहीं होती। इसी तरह अगर हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है इसमें देयर इज़ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स इनसाइड द फीमेल बॉडी, तो इसमें फीमेल बॉडी में ही फ्यूजन होती है, और ये जो इन्वायरमेंट होती है ये प्रोटेक्टेड होती है। इसमें इसके बाद जो एक्सेल होता है उसको प्रोटेक्ट किया, आफ्टर देयर फ्यूजन उसको प्रोटेक्ट भी किया जाता है कि एक्सेल जो प्रोटेक्ट होता है बाय देयर एक्सेल, ठीक है। इसकी इन्वायरमेंट जो है वो प्रोटेक्टेड भी होगी, इसमें लॉस ऑफ रिस्क फैक्टर्स जो है वो भी कम हो जाते हैं, हैजर्डस इन्वायरमेंट को कोप अप करने की कंडीशन भी ज़्यादा हो जाती है। और इसलिए और इसके ये एडवांस्ड है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है ये हम कह सकते हैं कि ये मोस्टली स्पीशीज़ जो होते हैं एक्वेटिक इन्वायरमेंट में लाइक फिशेस, फ्रॉग्स वगैरह, वहाँ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। लेकिन जो रैबिट्स, जो रेप्टाइल्स हैं उनमें, बर्ड्स में, मैमल्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही होती है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। इसका क्वेश्चन आ सकता है राइट अ नोट ऑन फर्टिलाइजेशन एंड इट्स टाइप्स। के अलावा इसका क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ स्पर्मेटोजेनेसिस, इसका आपने प्रोसीजर लिखना है। इसके अलावा ये भी आ सकता है व्हाट इज़ ओजेनेसिस, इसका प्रोसीजर आपने लिख देना है। और फिर अगर आपसे कहा जाता है कि राइट अ नोट ऑन गैमीटोजेनेसिस, तो गैमीटोजेनेसिस में आपने दोनों चीज़ें लिखनी है, स्पर्मेटोजेनेसिस भी और ओजेनेसिस भी। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है इसकी फॉर्म में आ सकता है। आपने साथ फ्लो चार्ट जो है वो ज़रूर मैंने आपको ड्रा करके दिखाया, वो भी आपने ड्रा करना है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। होप्स तो आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।